बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर है जी गोल्जी एपरेटस एंड परऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक है बेटा, गोल्जी एपरेटस, परऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कि गोल्जी एपरेटस पर पूरा लॉन्ग नोट लिख दे। एंड वेरी 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 वेरी, पता है ना, मैं जब ज्यादा वेरी वेरी कहता हूं तो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चे। पर ऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में आप जाकर पिछले पास पेपर्स उठा लें, पास पेपर्स के अंदर हर पेपर में पर ऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स आए हुए होंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आज के दिन में हमने करने हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं जी, गोल्जी एपरेटस। नहीं जी, मैं इसकी आपको फोटोग्राफ जरा दिखाना चाहूंगा। तो फोटोग्राफ आने में जरा थोड़ी सी देर लग रही है। ये रही जी मेरा बच्चा, ये आप देख रहे हो कि दिस इज गोल्जी एपरेटस। बच्चों अपने आप को जरा म्यूट कर ले। दिस इज गोल्जी एपरेटस, दिस इज गोल्जी एपरेटस। अगेन सिस्टर नी का बना हुआ है, सिस्टर नी का बना हुआ है। फ्लैटेंड सैक्स हैं ये, सैक्स या ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर चैनल्स बनाए हुए हैं। जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये इस टाइम जहां मैं इशारा कर रहा हूं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी एपरेटस है। अच्छा, गोल्जी एपरेटस ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। किसके करीब बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब। बच्चों, जिन केमिकल्स ने सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलना है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल्स, जो चीज सेल से बाहर एक्सपोर्ट होनी है और वो काम की चीज हो, यानी कि ये नहीं कि वेस्ट मटेरियल्स हो, नहीं, काम की चीज, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, केमिकल्स, वो लाजमी है कि गोल्जी एपरेटस ही के जरिए वो बाहर निकलेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हो रही है। एक्सोसाइटोसिस से मुराद केमिकल्स को सेल से बाहर फेंका जा रहा है। और वो कौन फेंक रहा है? वो फेंक रहा है जनाब ये गोल्जी एपरेटस। अच्छा, ये केमिकल्स बनाता कौन है? तो सुन लो, ये केमिकल्स बनाता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए, ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए इस केमिकल को भेज देगा गोल्जी एपरेटस को। फिर गोल्जी एपरेटस की इस जगह को जहां से ये इन केमिकल्स को रिसीव करेगा, उस सरफेस को गोल्जी एपरेटस कह देता है जी ये मेरा फॉर्मिंग फेस है। फॉर्मिंग फेस से इन केमिकल्स को, इन वेजिकल्स को अपने अंदर समाकर इन केमिकल्स को तैयार करता 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 अपनी इस सरफेस से निकाल देता है। और इस सरफेस को कहता है मैच्योरेशन या मैच्योरिंग फेस। तो मैच्योरिंग फेस से वो केमिकल जब मैच्योर हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा यहाँ से प्रोटीन्स आई हैं तो गोल्जी एपरेटस उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई लिपिड्स आई हैं तो उन लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स बनाकर उसको रॉ मटेरियल को किसमें, एक तैयार मटेरियल में, फिनिश प्रोडक्ट में बनाकर उसको अपनी मैच्योरेशन फेस से निकालेगा गोल्जी वेजिकल्स की शक्ल में। और ये गोल्जी वेजिकल्स या तो सेल के अंदर काम आ लेंगे या फिर मटेरियल्स को एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल कर देंगे। भाई बहुत इजी है। तो लेट्स सी। ले जी, गोल्जी एपरेटस। पॉइंट 1, Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898. तो पॉइंट 1 क्लियर, इसकी डिस्कवरी और ईयर ये था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से, हु डिस्कवर्ड Golgi apparatus? जी कैमिलो गोल्जी। एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड Golgi apparatus? जनाब इन 1898. This apparatus, Golgi apparatus, which was found virtually in all यूकैरियोटिक सेल्स, वर्चुअली मतलब लाजमी है कि ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद हो। ये किस चीज का बना हुआ है?
इट इज मेड अप ऑफ स्टैक्स. स्टैक्स बेटा ग्रुप्स. तो ये देखें, इट इज मेड अप ऑफ अ स्टैक. तो ये एक पूरा स्टैक है, ये एक पूरा स्टैक है. इट इज मेड अप ऑफ स्टैक ऑफ व्हाट? ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. तो फ्लैट, ये देखें ये फ्लैट है, डन. ये गोल नहीं है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है. फिर सैक्स है. क्या है मेरा बच्चा? सैक्स, बोरियां. सैक्स से मुराद बोरियां, called cisternae. So Golgi apparatus are made up of cisternae. आगे जनाब, these cisternae together with associated vesicles. तो ये देखें, ये vesicles, ये जो vesicles इनसे निकलते हैं, और इनमें जो सैक्स हैं, ये सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गोल्जी एपरेटस. क्या कहलाते हैं बेटा? गोल्जी एपरेटस. तो सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स. तो जनाब ये सेंट्रल स्टैक्स हैं, और ये देखें साइडों पर कुछ ट्यूब्स भी हैं, ये कुछ ट्यूब्यूल्स भी हैं. तो ट्यूब्यूल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं किससे? सेंट्रल स्टैक से. किससे जुड़ी हुई बेटा? सेंट्रल स्टैक से. सिस्टर्नी के जो स्टैक्स हैं आर कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स which are probably derived from the forming phase, while the inner concave surface is the maturing phase. लो मेरा बच्चा, ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली जहां से गोल्जी वेसिकल ने बनकर निकलना है, ये तो थी मैच्योरिंग फेस. तो ये इनर सरफेस है, जबकि पुत्र ये वाली आउटर सरफेस है, और आउटर सरफेस को फॉर्मिंग फेस कहते हैं. फॉर्मिंग फेस वो जगह है जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो केमिकल लेकर आते हैं, वो जहां आकर फ्यूज हो रहे होंगे, इस वाले फेस को कहते हैं फॉर्मिंग फेस. और उसके बिल्कुल ऑपोजिट सिरे पर ये वाला क्या होगा बेटा? मैच्योरिंग फेस. कौन सा फेस? मैच्योरिंग फेस. अब मैं यहां आपको एक दिखाना चाहूंगा, एक एनिमेशन. ले मेरे बच्चे, ये देखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है गोल्जी एपरेटस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्लू वाले को ना आपने जरा इग्नोर करना है, इसका जिक्र आपकी किताब में नहीं है. तो ये देखो, यहां से ये केमिकल्स आएंगे और इन केमिकल्स ने चले जाना है किधर मेरा बेटा? एक्सपोर्ट होना है सेल से बाहर. तो ये हैं जी वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो केमिकल्स को लेकर आएंगे गोल्जी एपरेटस से. ये वाली सरफेस है जनाब फॉर्मिंग फेस, ये जहां आकर ये इसमें आकर तो फ्यूज हो रहे हैं. और ये वाली साइड जो है, ये नीचे वाली साइड, ये होगी कौन सी? मैच्योरिंग फेज. तो मैच्योरिंग फेज से ये वाला वेसिकल जब इसके अंदर फ्यूज होगा तो ये सिस्टर्नी के स्टैक्स उसको पकड़कर वो रॉ मटेरियल को बिल्कुल उसमें तैयार वाले मटेरियल में, दैट इज प्रोडक्ट में कर देंगे. और ये देखो, ये मैच्योरिंग फेज है बेटा, ये मैच्योरिंग फेज से गोल्जी वेसिकल्स निकल रहे हैं. डन बच्चों? तो ये था हमारी एनिमेशन. डन? लो मेरा बेटा, तो सिस्टर्नी के जो स्टैक्स हैं, सिस्टर्नी की स्टैक्स बनते जा रहे हैं कैसे? बाय द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर फ्यूजिंग विद इन द फॉर्मिंग फेज. जबकि इनर साइड वाला कनकेव सरफेस जो है वो मैच्योरिंग फेस है. The cisternae break up into the vesicles from the maturing phase. तो जो सिस्टर्नी है वो सिस्टर्नी वेसिकल्स में ब्रेकअप हो रहे हैं फ्रॉम दी मैच्योरिंग फेस, फ्रॉम दी मैच्योरिंग फेस. अच्छा, ये बच्चों को नहीं समझ में आता होता कि फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस में क्या फर्क है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी. The whole stack consists of number of cisternae
बेटा पूरे एक स्टैक में, पूरे एक ग्रुप में ढेर सारे सिस्टर्नी होते हैं, एंड these cisternae are thought to be moving from the outer to the inner face. तो ये सिस्टर्नी फिर कह रहे हैं कि आउटर सरफेस फॉर्मिंग फेस है, तो ये सिस्टर्नी मूव हो रहे होते हैं किधर, टुवर्ड्स दी मैच्योरिंग फेस, टुवर्ड्स दी मैच्योरिंग फेस. गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद सेल सेक्रीशंस. ले जी अब फंक्शन आ गया. गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेलुलर सेक्रीशन से कंसर्न रखता है. अच्छा भाई, अब इसका मैं दोबारा अब सारी तमहीद अब बुक की तरह हम लोग बांधेंगे कि बुक क्या कहता है. सेक्रीशंस आर द प्रोडक्ट्स which are formed within the cell, या फिर राइबोसोम्स बनाते हैं. then these secretions are passed to the endoplasmic reticulum. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स लेकर जाते हैं गोल्जी एपरेटस के फॉर्मिंग फेज पर. अच्छा, अब गोल्जी एपरेटस इन्हें अपने फॉर्मिंग फेज से करता है रिसीव, एंड देन दीज सेक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स and are then packed inside the membrane before export. तो सेल से बाहर निकालने से पहले उनको मेम्ब्रेन की गोलियों में पैक किया जाता है. उन गोलियों को गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. उन गोलियों को गोल्जियां कह रहा हूं, उन गोलियों को गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. तो ये देखो बेटा, अगर राइबोसोम्स ने या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोटीन्स वगैरह बनी है, वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगी, फिर वो प्रोटीन्स बाहर निकलेंगी, उन्हें ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ले जाएंगे फॉर्मिंग फेज पे. फॉर्मिंग फेज से इन स्टैक्स में, स्टैक्स के अंदर बेटा उसको तैयार किया जाएगा, और तैयार करके फिर मैच्योरेशन फेज से गोल्जी वेसिकल निकालकर बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो ये जनाब जो ब्लू कलर का माहौल है, ये आउटसाइड द सेल है. अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल दे रहे हैं जी, वो है फॉर एग्जांपल इन मैमल्स जो पैनक्रियाज है. पैनक्रियाज सेक्रीट्स ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग द एंजाइम्स. तो पैनक्रियाज अपना जो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है ना ड्यूडेनम में, वो याद रखें पैनक्रियाज के सेल्स में से गोलियां निकलती हैं. वो गोलियां, वो छोटे छोटे बॉल्स, वो छोटे छोटे सर्कल्स, वो आकर जब फूड पर गिरते हैं, वो फटते हैं, तो अंदर से एंजाइम्स निकल आते हैं which helps in digestion. तो पता लगा कि ये जो गोलियां बना रहे थे, ये गोल्जी एपरेटस ने बनाए थे. किस में मौजूद थे जी गोल्जी एपरेटस? वो पैनक्रियाटिक सेल्स में. The Golgi complex has a role in formation of these granules. तो पैनक्रियाज के सेल्स के गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने ये ग्रैन्यूल्स बनाए हुए थे. The proteins or enzymes which have to be transported out of the cell, जिस चीज ने सेल से बाहर जाना बेटा, वो अगर हार्मोन्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, वो एंजाइम्स हैं, तो लाजमी है कि they will pass through the Golgi apparatus. ये लाजमी है कि वो गोल्जी apparatus से गुजरे. The most important function of this apparatus is to modify the proteins and lipids. अब बेटा प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स में, लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स में, मतलब साथ उनके कार्बोहाइड्रेट्स जोड़कर तो फिर एक्सपोर्ट आउट करता है. इसके साथ ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ गोल्जी एपरेटस का. आपने ये वाली डायग्राम, ये आपकी बुक की है मेरा बेटा, ये लाजमी आपने बनानी है और बनानी सीखनी है. ये बुक में एक ये भी डायग्राम है जी बुक की. तो ये वाला फॉर्मिंग फेस है, नहीं फॉर्मिंग फेस ऑफ, हाँ वो उधर वाली फॉर्मिंग फेस है, जबकि ये वाली मैच्योरिंग फेस है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा. तो यहां से वो गोल्जी वेसिकल्स निकल निकल कर तो बाहर ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएंगे. डन. ये भी आपकी किताब की है, और ये भी आपके किताब की कि जनाब डिफरेंट जगहों से, न्यूक्लियस से, राइबोसोम से, या कहीं और से भी कोई भी केमिकल्स जिन्होंने एक्सपोर्ट आउट होना है, वो पहले ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के जरिए, ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के जरिए इन केमिकल्स को फॉर्मिंग फेस में आना होगा, फॉर्मिंग फेस से इन स्टैक्स में घुसना होगा, और फिर इन दी एंड वो केमिकल तैयार, दैट इज बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर तो मैच्योरिंग फेस से वो जनाब गोल्जी वेसिकल की शक्ल में बाहर की जानिब निकाल दिया जाएगा. डन. तो ये डायग्राम्स मेरे बच्चों ने लाजमी बनानी है, वरना इसमें नंबर्स
कटेंगे आपके, अगर बोर्ड में आपने डायग्राम ना बनाई तो। लो जनाब, अब अगला हमारा टॉपिक है जी पर ऑक्सीजोम्स। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इजी। अच्छा, ये पर ऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स ये ना हमारी 9th की किताब में नहीं मौजूद थे, जिसकी वजह से ये इस में आपसे बार बार जो है वो यानी इस चैप्टर में से, चूंकि ये 9th में इंक्लूड नहीं है, लिहाजा बोर्ड के एग्जाम्स में ये बार बार आते हैं। एमसीक्यूज में ना आए तो शॉर्ट में आ जाते हैं, और शॉर्ट में ना आए तो लाजमी है कि ये लॉन्ग में मौजूद हो। बेटा सारा चैप्टर एक तरफ, पर ऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स एक तरफ। ले जनाब पॉइंट 1, डी ड्यूव एंड हिज कोवर्कर्स। डी ड्यूव और उसके साथ काम करने वाले उसके कॉलीग्स ने आइसोलेट किए थे ये छोटी छोटी गोलियां, ये भी छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें पर ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और इन्हें अलहदा किया गया 1965 में। कब मेरा बच्चा? 1965 में। किस में से? लिवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज में से। किस में से बेटा? लिवर सेल्स और अदर टिश्यूज में से इन्हें अलहदा कर लिया गया था जनाब। नेक्स्ट है जी, दीज वर एनरिच्ड। ये पेरोक्सिसोम्स भरे पड़े थे किससे? विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। बेटा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मतलब होगा जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम से मुराद जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन से मुराद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। अच्छा भाई, अब ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन छीन ली, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जमा करवा दिए, या फिर हाइड्रोजन जमा करवा हाइड्रोजन छीन ली। तवज्जो है बेटा, अब मैं शायद मिक्सअप हो रहा हूं। ऑक्सीडेशन क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं व्हिच कैन डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। बेटा जी सच एज पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। बेटा इन दोनों का सेम फंक्शन है, और वो फंक्शन है डीकंपोजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डीकंपोजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज? पर ऑक्सीडेज और कैटालेज का सेम फंक्शन है, और वो ये है कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ते हैं। ओ गॉड, मुझे तो अब समझ में आ रहा है, चूंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने वाले एंजाइम्स इसके अंदर हैं, तो इसलिए इनका नाम पर ऑक्सीजोम रखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनका नाम पर ऑक्सीजोम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके अंदर पर ऑक्सीडेज और कैटालेज जैसे एंजाइम्स हैं जो डीकंपोज कर देते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने वाला जो ऑर्गेनेल है वो है पर ऑक्सीजोम। इसके अलावा इसके अंदर एक और केमिकल होता है, दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज वो है जो ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। किसमें मेरा बच्चा? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज भी इसमें मौजूद है, एंड सम अदर कुछ और भी एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं। अच्छा लो जी, अगला पॉइंट वही हो गया जो मैंने आपसे कहा था कि शायद इसका नाम इसी वजह से रखा गया है। तो जी हाँ, द नेम पर ऑक्सीजोम was applied because this organelle is specifically involved in the formation या decomposition, या तो बनाना या फिर तोड़ना किसका? ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द सेल। लो जी समझ आ गई, इसलिए इसका नाम पर ऑक्सीजोम रखा गया है क्योंकि इट इज इन्वॉल्व्ड इन दी मेकिंग एंड ब्रेकिंग, that is metabolism of hydrogen peroxide. ले जी पॉइंट नंबर 4, these are single membrane enclosed organelles हैं। लो जी सिंबल कह रहा हूं, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई गोलियां हैं, एनक्लोज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं एंड फाउंड इन बोथ
एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ये एनिमल सेल्स में भी मौजूद हैं और प्लांट सेल्स में भी मौजूद हैं। और ये फिर दोबारा ये एंजाइम्स के बारे में बता रहा है, फंक्शन के बारे में बता रहा है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कि peroxisomes contains हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग या ब्रेकिंग ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। तो मेरे बच्चों, ऑक्सीडेजेस बनाने वाले, कैटालेजेस तोड़ने वाले, डन। तो इनको बनाने और तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं जनाब। लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट इसका पॉइंट है कि दे आर अप्रोक्सीमेटली 0.5, काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज, अपने आप को म्यूटेड रखें। अच्छा भाई, दे आर अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो मेरे बच्चे, पर ऑक्सीजोम्स का जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ peroxisome जनाब? 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, they have also been found in protozoa। ये मेरे बच्चे प्रोटोजोन्स में भी हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। Peroxisomes are also found in yeast, that is unicellular fungi, and many cell types of higher plants। और higher plants और animals में तो ये हैं ही। इसके साथ ही peroxisomes हमारा खत्म हुआ। जैसे ही ग्लायोक्सिसोम्स बच्चों में खत्म करूंगा, फिर मैं अपने बच्चों से पूछूंगा कि कोई चीज समझनी है तो बोले, ठीक है बेटा जी? ग्लायोक्सिसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ग्लायोक्सिसोम्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मौजूद हैं। प्लांट्स कंटेन एन ऑर्गेनेल ग्लायोक्सिसोम जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज के अलावा also possess many number of enzymes that are not found in animal cells। तो ग्लायोक्सिसोम्स में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज ये तो चलो एनिमल सेल्स में भी थे peroxisomes की शक्ल में, लेकिन ग्लायोक्सिसोम सिर्फ किस में है? प्लांट्स में है। और इनमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज के अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ एंजाइम्स भी हैं which are not found in animal cells। बच्चा, these organelles are called glyoxysomes, are most abundant in plant seedlings। बेटा सीडलिंग्स नन्हे पौधे जो अभी बीज में से निकल रहे हैं, वो नन्ना मुन्ना एम्ब्रियो जो अब ग्रो करना शुरू किया है उसे आप सीडलिंग कहोगे। उसने अभी तक अपने पूरी तरह कॉटिलेडन्स भी नहीं खाए। तो मेरे बच्चे, वो प्लांट के सीडलिंग्स के सेल्स में ग्लायोक्सिसोम्स होते हैं जिनके सीड्स में वो फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिपिड्स की शक्ल में स्टोर किए हुए हों। तो अब ग्लायोक्सिसोम का फंक्शन सुनो। Glyoxysomes will help in converting that lipid into carbohydrate, and then that carbohydrate will be used by the cells। तो मेरा बच्चा, in those seedlings which rely upon stored fatty acids, देखा उनके सीड्स में फैटी एसिड्स स्टोर्ड थे to provide them with the energy and material to begin the formation of the new plant। तो अब उन्हें न्यू प्लांट बनने के लिए उन फैटी एसिड्स पर रिलाई करना है, मगर वो फैटी एसिड्स को डायरेक्ट खा नहीं सकते। तो ग्लायोक्सिसोम इन फैटी एसिड्स को, इन लिपिड्स को चेंज कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स में। कैसे बेटा? ये चेंज करेगा लिपिड्स को सक्सीनेट में, सक्सीनेट एंटर होगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, जिससे फिर ग्लूकोज तैयार होगी। तो वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इज द जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स इज द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करना है, और फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में एक ही सूरत चेंज कर सकते हैं
This is achieved through a cycle called glyoxylate cycle. अब glyoxylate cycle, the enzymes of which are located in the glyoxysomes. तो glyoxysomes में glyoxylate cycle के सारे enzymes मौजूद हैं. तो ग्लायोक्सिसोम्स अगर ना होता तो ग्लायोक्सिलेट साइकिल ना होता, और ग्लायोक्सिलेट साइकिल ना होता तो वो बेचारे सीड्सलिंग्स मर जाते. मैं उन्हें कहता तुम लोग खाते पीते क्यों नहीं हो? वो कहते सर हमारे अंदर फैटी एसिड स्टोर हुए हैं, हम उन्हें किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करें? ग्लायोक्सिसोम्स ही एब्सेंट है. तो इन सीड्स रिच इन लिपिड्स, बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs, which of the following seeds are rich in lipids? These are castor bean and soya beans. इनके अंदर glyoxysomes are the sites for the breakdown of fatty acids into succinate, which enters into the glyoxylate cycle, and glucose, that is carbohydrates, are made. मेरे बच्चे, glyoxysomes, this organelle is present only during the short period of germination of the lipid rich seeds. बेटा ये लिपिड रिच सीड्स की जर्मिनेशन तक ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जैसे ही वो प्लांट अपनी कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाना शुरू कर देता है, तो जनाब पता लग जाता है कि ये ग्लायोक्सिसोम्स में कमी आनी शुरू हो जाती है. एंड रिमेंबर दैट ग्लायोक्सिसोम्स आर एब्सेंट. These are absent in lipid poor seeds. लिपिड पुअर सीड्स कौन से हैं जी? सच एज पी, दैट इज मटर का दाना. तो मटर का दाना एक लिपिड पुअर सीड है. जी मेरे बच्चों, समझ आई मेरे बेटों को? बोलिए. यस सर. चलें जी, शाबाश. एनी क्वेश्चन मेरा बेटा? सर एक सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस के कितने नंबर्स होते हैं? गोल्जी अपैरेटस बेटा, अगर तो वो पैनक्रियाटिक सेल है या कोई इस तरह का सेल है जिसको बड़ा एक्टिव है और उसने एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनमें ढेर सारे स्टैक्स होंगे इनके. ठीक है जी. जी. और मेरे बच्चों कोई एनी अदर क्वेश्चन? बच्चों अगर आपको मेरी समझ में आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन से पहले उसकी नोटिफिकेशन आए. इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए. शुक्रिया. खुदा हाफिज.